हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग जीआईसी 2020 का पीजीटी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, जीआईसी में दो पार्ट होता है। जो पेपर होता है इसके दो पार्ट होते हैं। जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्ट का जो अपना होता है 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का होता है और अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर 80 क्वेश्चन होता है। तो टोटल मिला जुला के 120 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम लोग जो दूसरा पोर्शन है बायोलॉजी का 80 क्वेश्चन लास्ट के, वही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए। शुरुआत में ये आपका जीएस है, इस तरीके से क्वेश्चन आया है जीएस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएस में क्या पूछा गया है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जनजातियों वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, हमारा मेन फोकस यहाँ पर बायोलॉजी का है। हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट है, 80 क्वेश्चन है, 41 से लेकर 120 तक। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन C19 स्टेरॉयड हार्मोन्स है। तो यहाँ पर जो एक C19 स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, कब्जा संधि पाई जाती है। तो देखिए, कब्जा क्या होता है। जैसे दरवाज़ा आपका है तो दरवाज़ा में जब कब्जा लगता है तो दरवाज़ा एक ही तरफ खुलता है। ऐसे ही आपके शरीर में कुछ जोड़ ऐसे होते हैं कि एक ही साइड में आप मोड़ सकते हैं। जैसे आपका जो हाथ है बीच में, तो ह्यूमरस और अल्ना, इनके बीच में जो जॉइंट होता है, इस वजह से आप हाथ को एक ही साइड में मोड़ सकते हैं। या आपकी कलाई हो गया, अंगुलियों पर जो जोड़ होते हैं तो एक ही साइड में मोड़ सकते हैं, दूसरे साइड में ये नहीं मुड़ती हैं। तो ये कब्जा संधि जो होती है, जिसे हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं इंग्लिश में, ये पाई जाती हैं ह्यूमरस और अल्ना के बीच में। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जातियाँ जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अगर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तो उन्हें एलोपैट्रिक कहा जाता है, और अगर सेम में पाई जाती हैं तो सिम्पैट्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग पूछा है तो यहाँ पर एलोपैट्रिक सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसनर का जाल कहाँ पर पाया जाता है। तो मीसनर का जो जाल है ये आंत की दीवारों में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल वॉल में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतक कोष किसमें नहीं पाया जाता है। पीतक कोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में याक सैक कहते हैं, अंडे में जो पीला पीला पदार्थ होता है उसी को याक सैक कहा जाता है। तो देखिए, याक सैक अगर सबसे ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीलेसिथल। अगर थोड़ा सा मध्य में होता, मतलब बीच की अवस्था में होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, तो उसे हम लोग कहते हैं मीसोलेसिथल। और अगर एकदम ना के बराबर होता है या एब्सेंट होता है तो उसे हम कहते हैं एलेसिथल। तो जो मनुष्य में ओव्यूल्स पाए जाते हैं फीमेल्स में, उसके एग में यहाँ पर याक सैक की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो स्तनधारियों में एलेसिथल एग्स पाए जाते हैं, मीन्स यहाँ पर पीतक कोष नहीं पाया जाता है। तो जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमन सहित, वो सभी एलेसिथल के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मीसोलेसिथल, पॉलीलेसिथल, ओलिगोलेसिथल, एलेसिथल, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कोड दिया गया है और इसका मिलान करना है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। तो ए का दूसरा सही हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर बी वाला आपको मिल गया, यही सही हो जाएगा। बाकी माइटोसिस, तो माइटोसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है, माइटोजेंस ज़रूरी है। डीएनए की प्रतिकृति के लिए क्या ज़रूरी है, ये पॉलीमरेज एंजाइम ज़रूरी है। और गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला विकल्प, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दो गैसें
जो ग्रीन हाउस गैसों को बनाने में अधिकतम योगदान देती हैं, मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती हैं। तो यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा, कार्बन डाई और मीथेन। बाकी यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये सब भी फ्लोरोकार्बन हुआ, तो ये सब भी ग्रीन हाउस गैसों के एग्जाम्पल हैं, CFC और N2O। लेकिन यहाँ पर पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन सर्वोत्तम सूचक होते हैं। तो देखिए लाइकेन जो है ये सर्वोत्तम सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह अम्ल वर्षा के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में नीचे गिरती है, जिससे लाइकेन अपना रिएक्शन शो करता है। तो उसी से पता चलता है कि हमारी जो एयर है वो पॉल्यूटेड है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का गिरना कब शुरू होता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है या फिर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है पौधों में, तब पत्तियाँ गिरना शुरू कर देती हैं, खासकर जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका चक्र के संदर्भ में कौन से नीचे दिए गए 2 ट्रांसक्रिप्शनल कारक या प्रोटीन हैं जिन्हें ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन कहा जाता है? मीन्स आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे शरीर के किसी भी कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो उससे ट्यूमर बन जाता है, और वही ट्यूमर बाद में अपने लास्ट की स्टेज में जाकर कैंसर में बदल सकता है। तो उस ट्यूमर को बनने से रोकने के लिए हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनका नाम है P53 और RB। ये दोनों प्रोटीन ट्यूमर बनने से रोकती हैं हमारे शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे जीन जो Y गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए Y गुणसूत्र पर जो जीन होंगे वो जाहिर सी बात है केवल पुरुषों में पाए जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। तो ये कहलाते हैं होलेंट्रिक जीन। यहाँ पर जो B वाला विकल्प सही है, होलेंट्रिक जीन कहलाते हैं, जो कि केवल पुरुषों में पाए जाते हैं Y गुणसूत्र पर। तो यहाँ से B वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका में DNA का सबसे सामान्य प्रारूप होता है? तो DNA का सबसे सामान्य प्रारूप होता है BDNA, और जब कोशिका में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, तो यही BDNA कन्वर्ट हो जाता है ZDNA में। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे सामान्य DNA कोशिका में कौन होता है, तो वो BDNA होता है। यहाँ से B वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? अश्व का अग्रपाद और व्हेल के फ्लिपर्स अनुरूप अंग हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। नहीं भैया, ये एनालॉगस नहीं बल्कि होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन हो गया गलत, पहला विकल्प हमारा गलत हो गया। दूसरा पूछा है कि अनुरूप अंग किसी समानता को इंगित नहीं करते हैं। भैया क्यों नहीं इंगित करते हैं? तो यही पर यहाँ पर हाँ, किसी समानता को इंगित नहीं करते, ये यहाँ पे सही बात हो जाएगा। जो अनुरूप अंग होते हैं ये उत्पत्ति की दृष्टिकोण से कहीं से समानता नहीं दिखाते हैं, बस केवल यहाँ पर कार्य की दृष्टिकोण से ये समान होते हैं। तो ये B वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, सूची 1 के प्रदूषकों से होने वाली बीमारी को सूची 2 के बीमारियों से यहाँ पर मिलान करना है। तो पारा से होता है मिनीमाटा रोग। आपने पढ़ा है कि जापान में ये सबसे पहले खोजा गया था, वहाँ पर शायद मिनीमाटा झील उल करके है, तो वहाँ पर पारा से होने वाला ये मिनीमाटा रोग होता है। कैडमियम से होता है इटाई रोग। आर्सेनिक से होता है यहाँ पर कैंसर, और नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ए का चौथा हो जाएगा और B का दूसरा। ए का चौथा और B का दूसरा, मीन्स यहाँ पर देखिए D वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ए का चौथा और B का दूसरा। तो इस तरीके से आप मिलान कर लेंगे यहाँ पे।
इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आनुवांशिकी से दिया गया है, जेनेटिक से। एक भूरी आँखों वाले दंपत्ति के पास नीली आँखों वाला बच्चा है। मीन्स जो माता पिता हैं वो भूरी आँख वाले हैं, उनका जो बच्चा है वो नीली आँख वाला है। कह रहे हैं कि भूरी आँख कैपिटल बी का जो लक्षण है वो नीली आँख बी पर प्रभावी होता है। ठीक है, नीली आँख बी पर प्रभावी होता है। तो दंपत्ति का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पर देखिए भूरी आँख का लक्षण प्रभावी है और यहाँ पर लड़का यहाँ पर नीले आँखों वाला है, इसका मतलब हो गया कि लड़के में जो जीन है वो स्मॉल बी है। और स्मॉल बी जीन लड़के में तब होगा जब मम्मी पापा में कम से कम मम्मी में भी एक बी स्मॉल जीन हो और पापा में भी एक बी स्मॉल जीन हो। तो यहाँ पर जो बच्चे का फादर होगा वो होगा कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला, ये वाला। तो यहाँ से एक पिता हो जाएगा, एक माता हो जाएगी। यहाँ से पिता से एक स्मॉल बी और माता से एक स्मॉल बी मिलेगा बच्चे में, स्मॉल बी, तभी ये बच्चा यहाँ पर नीली आँख वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया भूरी आँख वाला यहाँ पर प्रभावी होता है। अगर यहाँ पर एक कैपिटल बी हो जाएगा तो वो बच्चा भूरी आँख वाला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि आरएनए से डीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए आरएनए से डीएनए का जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि डीएनए से आरएनए अगर बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर उस आरएनए से, खास करके एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर डीएनए हो गया और इस डीएनए से बन जाए आरएनए, और कौन सा आरएनए? एमआरएनए, और इस आरएनए से बन जाए प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि आरएनए से पहले डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स उल्टा ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय निम्न में से कौन सा समापन कोडान नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि इनिशिएशन कोडान कौन होते हैं, टर्मिनेशन कोडान कौन होते हैं। तो यहाँ पे जो शुरुआत के 3 दिए गए हैं UAG, UGA और UAA, ये समापन कोडान है। टर्मिनेशन कोडान है, ये किसी भी यहाँ पर एमिनो एसिड को कोडित नहीं करते हैं। जबकि जो यहाँ पे लास्ट वाला दिया गया UAA, ये फेनिल एलानीन को कोडित करता है, अतः ये टर्मिनेशन कोडान नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीट मास क्या है। तो पीट मास यहाँ पे कहा जाता है स्फैगनम को। स्फैगनम का कॉमन नाम जो है ये पीट मास होता है। यहाँ पर ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, यहाँ पे कुछ एंजाइम दिए गए हैं और उनका काम आगे दिया गया है, मिलान करना है। तो नाम से ही पता है लाइपेज का काम होता है वसा को तोड़ना। लाइपेज का क्या काम होता है? वसा को तोड़ना। तो ए का चौथा, यहाँ पे बी और सी के बीच मुकाबला होगा। इसके बाद देखिए ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन आपने पढ़ा है। तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। अभी भी देखिए आंसर कंफर्म नहीं हो रहा है। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो सी का पहला। यहाँ पे देखिए सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे इरप्सिन का काम होता है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करती है इरप्सिन। तो इस प्रकार से इसको हम मिला लेंगे। यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पादप से कार्क प्राप्त किया जाता है। देखिए हमने अपने नोट्स में भी इस चीज़ को कायदे से लिखवाया है कि जो क्वेरकस प्लांट होता है उसकी छाल से हमें प्राप्त होता है कार्क, और उसी कार्क को
देखा था सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और उन्होंने उसी में कोशिका की खोज किया था, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने वास्तव में कोशिका नहीं, कोशिका भित्ति केवल देखा था, क्योंकि वो एक मृत कोशिका थी। तो क्वेरकस प्लांट से हमें कमर्शियल कार्क प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमर्शियल कार्क किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ये क्वेरकस प्लांट से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश श्वसन का पहला उत्पाद क्या है? तो प्रकाश श्वसन का पहला उत्पाद जो है ये फास्फोग्लाइकोलेट होता है। प्रकाश श्वसन क्यों होता है पौधों में? अभी तक वैज्ञानिक लोग इसका पता नहीं लगा पाए हैं। अभी तक ये प्रक्रिया सस्पेंशन में है कि क्यों होता है, इससे क्या। यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश श्वसन होता है ये मुख्य रूप से C3 प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रेट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। ये बिल्कुल सही बात है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है और आवृतबीजी पौधा भी है। यह पोषक पौधे के पर्णों से पोषण लेता है, मीन्स जिस पौधे पर रहता है उसकी पत्तियों से भोजन लेता है, तो ये गलत बात है। ये पत्तियों से नहीं बल्कि तना से लेता है, मीन्स ये एक प्रकार का स्टेम पैरासाइट होता है। तो यहाँ पे जो कारण है वो गलत लिखा गया है, मीन्स यहाँ पर केवल सी वाला विकल्प सही होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नारियल का फल कैसा होता है? तो आपको पढ़ाया गया, ये ड्रूप का एक उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन ATP संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस और शुगर, जो हमारी शुगर होती है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, तो वो मिलकर के बनाती है पहले एडिनोसिन, और उस एडिनोसिन में जब फास्फेट जुड़ जाते हैं तो बन जाता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, 3 फास्फेट के जुड़ने से। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव में अधिसंख्यक हाथों और पैरों के अंगुलियों का विकास किसका उदाहरण है? मीन्स देखिए, किसी व्यक्ति के 5 के बजाय 6 अंगुलियां पाई जाती हैं, उसी कंडीशन को सुपर न्यूमरेसी या पॉलीडेक्टाइली कहा जाता है। तो ये एक वंशांगत का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट में कोडान कौन से DNA खंड का प्रतिनिधित्व करता है? तो सबको पता है कि जो कोडान होते हैं ये 3 नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। तो यहाँ पर 3 बेस का सेट होता है कोडान। अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ा AUG, इसके बाद UUA, तो इस तरीके से 3 नाइट्रोजनस बेस का सेट होता है कोडान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप स्तर विन्यास को स्पष्ट देखा जा सकता है। पादप स्तर विन्यास का मतलब है कि छोटे पौधे, फिर उससे बड़े पौधे, फिर उससे बड़े पौधे, फिर उससे बड़े पौधे, मीन्स यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगलर और प्रेंटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किस पर आधारित था? वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, मीन्स जात वृत्तीय गुणों पर आधारित क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि कोशिका A का परासरणी विभव मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर 18, और यहाँ पर दाब विभव जो है वो कितना है? -8 है, जबकि कोशिका B का OP 14 और TP 2 है। तो यहाँ पे पूछा जल के बहाव की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर DPD निकालना है हमें, DPD। तो DPD निकालने का फार्मूला होता है OP माइनस TP, ठीक है। तो OP माइनस TP अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे -18 और -8, तो पहली कोशिका का आ जाएगा -26, और दूसरे कोशिका का दिया है -14 और 2, तो इसका हो जाएगा -12। अब यहाँ पर -12 और -26 में कौन बड़ा है? तो बड़ा कौन है? यहाँ पर B वाला बड़ा है और -26 जो होगा ये छोटा होता है। तो
कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर यहाँ पर जल का मूवमेंट होता है। तो कम डीपीडी किसका है, -26 किसका है, ए कोशिका का है। मीन्स यहाँ पर जो जल के बहाव की दिशा होगी वो कोशिका ए से बी की ओर होगी, कोशिका ए से बी की ओर होगी। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना था, डीपीडी निकालना था, जिसका फार्मूला है ओपी माइनस टीपी। और दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं। यहाँ पर ध्यान देना है केवल कि न्यूनतम डीपीडी से अधिकतम डीपीडी की ओर यहाँ पर जल का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे ये बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूरी फार्म कोनिडिया पाई जाती है। तो मूरी फार्म कोनिडिया हमें देखने को मिलता है एस्परजिलस में। ये चीज़ हमने अपने नोट्स में भी पढ़ाया हुआ है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है। देखिए 2 प्रकार के चक्र चलते हैं, एक गैसियस चक्र होता है और एक सेडिमेंट्री साइकिल होती है। तो यहाँ पर जो सल्फर और फास्फोरस होता है ये सेडिमेंट्री होता है, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये जो होते हैं गैसियस होते हैं। तो वही पूछा यहाँ पे अवसादी कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा सल्फर। इसके अलावा फास्फोरस भी होता है, ध्यान रखिएगा। भारत में पृथ्वी का दीर्घतम जैव विविधता हॉट स्पॉट है। भारत में सबसे लंबा हॉट स्पॉट पूछ रहा है, तो ये पाया जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का मतलब होता है कि केरल के आसपास, मुंबई से लेकर केरल के किनारे किनारे जो समुद्र वाला एरिया है हमारे पश्चिम साइड में भारत के, उसी को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। तो जहाँ पे बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी वगैरह, तो वो भारत में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए तथा आरएनए का अम्लीय लक्षण निम्न के कारण होता है। मीन्स डीएनए और आरएनए जो एसिडिक होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो फास्फेट ग्रुप की वजह से होता है। इसके बाद परिभ्रूण पुरुष मीन्स पेरिस्पर्म किसमें अवशेष होता है, रूमिनेंट होता है। तो ये किसका अवशेष होता है पूछा है, तो ये होता है न्यूसेलस का। यहाँ पर देखिए नोट्स हमारा बना हुआ है आवर्त बीजी का, उसमें हमने इसको लिखवाया भी है कि जो पेरिस्पर्म होता है ये न्यूसेलस का एक रूमिनेंट पार्ट होता है, अवशेष पार्ट होता है। जैसे आप काली मिर्च में देखेंगे तो आगे एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो यहाँ पर न्यूसेलस का रूमिनेंट पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों के लिए प्रचुरता से उपलब्ध जल कौन सा है। तो प्रचुरता से जो उपलब्ध जल पौधों के लिए है वो केशिका जल होता है, क्योंकि बाकी जो कुछ जल होते हैं वो नीचे हो सकते हैं या और भी स्थितियों में हो सकते हैं, लेकिन जो कैपिलरी वाटर होता है वो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा उपलब्ध जल होता है। घास के मैदान के पारतंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा, तो घास के मैदान में हमेशा संख्या का पिरामिड सीधा बनता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम, इसके बाद सेकेंडरी उससे भी कम और टर्शियरी सबसे कम होते हैं। तो हमेशा यहाँ पर सीधा बनता है संख्या का पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेब में जो लालिमा होती है वो किसके कारण होती है, तो एंथोसायनिन के कारण होती है। एंथोसायनिन की वजह से सेब में लालिमा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। देखिए सिस्टोलिक पूछा है तो 120 से 140 mmHg के बीच होगा। डायस्टोलिक पूछा होता तो यहाँ पर 80 से लिया जाता है या 90 से लिया जाता है, तो ये डायस्टोलिक होगा, लेकिन सिस्टोलिक पूछा है तो 120 प्लस होता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सच्ची मछली नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सिल्वर फिश है ये एक सच्ची मछली नहीं होती है। आपने देखा होगा कभी कभी अगर बुक वगैरह रखते हैं और बहुत दिन तक आप बुक को ना हटाएं, वहाँ पे अगर थोड़ी सी सीलन वगैरह आ जाती है, फिर बुक को हटाते हैं तो वहाँ पर आपको सिल्वर कलर के छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, तो उनकी चाल मछलियों जैसी होती है, तो उसी को सिल्वर फिश कहते हैं, जो कि एक कीट होता है, ये ट्रू फिश नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टे एवं सेंटीपीड में निम्नलिखित विशेषता है। तो ये दोनों यहाँ पर आर्थ्रोपोडा के हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो जोड़ीदार पैर होंगे, जॉइंटेड लेग, यही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। धमनी के रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है,
तो 7.4 होता है। धमनी की रच का जो सामान्य पीएच होता है वो 7.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? तो यहाँ पर वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसके अलावा हीमोफीलिया भी है, ये लिंग संलग्न रोग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंदर रहने वाले अंतःपरजीवी में से कौन सा एक विविपेरस है, मीन्स बच्चे देने वाला है? तो एस्कैरिस भी अंडे देता है, उचेरिया भी अंडे देता है, टीनिया भी अंडे देता है। तो यहाँ पर ड्रैकुनकुलस यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में सबसे छोटे प्रकार की ल्यूकोसाइट कौन सी होती है? तो सबसे जो छोटे होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स यहाँ पर क्षन करके प्लाज्मा में भी आ जाती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं सबसे छोटी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह शैवाल के एक ही वर्ग में रखा गया है? तो देखिए यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है, वालवाक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, ये क्लोरोफाइसी के शैवाल हैं। मीन्स यहाँ पर जो ग्रीन शैवाल हैं ये एक ही फैमिली के हैं। बाकी कारा, फ्यूकस, सारगासम, इसमें कोई ना कोई यहाँ पर डिफरेंस है, तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये ग्रहणी में पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ डिओडिनम में पाई जाती हैं। एपिकैलिक्स किसमें अनुपस्थित होता है? एपिकैलिक्स होता क्या है आप जान लीजिए कि जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके दो चीज़ें होती हैं, एक तो एसेसरी होता है और एक जो है नेसेसरी होता है। तो एसेसरी में हमारा आ जाता है कैलिक्स और कोरोला, और नेसेसरी में आ जाता है एंडोसियम और गाइनोसियम। मीन्स कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। लेकिन जो मालवेसी कुल के पौधे हैं जिसमें हमारा गुड़हल आता है उसमें कैलिक्स के बाहर भी 6-7 पत्तीनुमा पतली पतली संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी को एपिकैलिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुड़हल में मीन्स हिबिस्कस में एपिकैलिक्स मौजूद होता है, लेकिन उसी फैमिली का एक प्लांट है साइडा जिसमें कि एपिकैलिक्स अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर यही विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का पछेती झुलसा रोग मीन्स लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किसकी वजह से होता है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। और यहाँ पर देखिए कभी कभी अर्ली ब्लाइट पूछ लेता है तो वो अल्टरनेरिया सोलिनी के कारण होता है। तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कुछ हार्मोन्स हैं और यहाँ पर कुछ आर्गन्स हैं, उनको मिलान करना है। जैसे अग्नाशय है पैनक्रियाज, तो उससे निकलता है ग्लूकेगान हार्मोन्स। पैनक्रियाज से आपने पढ़ा है कि ग्लूकेगान निकलता है, सोमैटोस्टेनिन निकलता है और उसी से इंसुलिन भी निकलता है। तो अग्नाशय से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन कौन से? ग्लूकेगान और इंसुलिन और सोमैटोस्टेनिन। अब तीनों के काम पर जाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का तीसरा किस में मिल रहा है? सी वाले विकल्प में। तो बाकी तो अपने आप यहाँ पर मिल जाएंगे। ए का तीसरा, बी का चौथा। मीन्स अधवृक्क के कार्टेक्स से कौन सा निकलता है? एपिनेफ्रिन निकलता है। इसके बाद देखिए सी का पहला का मतलब अधवृक्क मेटुला से 3 4 1 2 इसको आप मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो पित्त बनता है यकृत में, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लेडर में जाके इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछेगा कि पित्त बनता कहाँ पे है तो लीवर में, और इकट्ठा कहाँ पे होता है तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा गाल ब्लेडर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट कहाँ पे रहता है? प्लाज्मोडियम आप जानते हैं जिसकी वजह से मलेरिया रोग हो जाता है, मादा एनाफ्लीज के लार ग्रंथियों में पाया जाता है। तो जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटती है मनुष्य को तो ये पहुंच जाता है मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में, एरिथ्रोसाइट में, और वहाँ से फिर थोड़ी देर के बाद तब जाता है यकृत की कोशिकाओं में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो एरिथ्रोसाइट में। कि द ट्रोफोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम वो कहाँ पे रहता है? तो मनुष्य के एरिथ्रोसाइट में रहता है शुरुआती अवस्था में, बाद में हो जाता है लीवर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूट के द्वारा व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको बताना है किस सत्र में ये चीज़ हुआ था। जैसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी,
तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जो जन्म हुआ था वो 1978 के आसपास हुआ था। इसके बाद डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज, इसकी खोज हुई थी 1953 में। 1953 में। इसके बाद मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में हुआ था और ख़त्म हुआ था 2003 में जाके। आनुवंशिक कोड की डिकोडिंग जो हुई थी वो 1966 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो, एक मिनट, ये पहली घटना सबसे पहले 1953 वाली होती है, मीन्स यहाँ पर दूसरा जिसमें पहले होगा वो सही होगा। चलिए यहाँ पर दूसरा देखिए, इसके बाद दूसरे के बाद फिर आनुवंशिक कोड 1966 वाली घटना मीन्स चौथा, इसके बाद पहला मीन्स 1978, फिर 1990, 1978, इसके बाद तीसरा 1990। हाँ, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। देखिए सभी मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस XY। इसमें देखिए 44 ऑटोसोम होते हैं और जो 2 होता है XY ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब किसी मनुष्य में एक एक्स्ट्रा यहाँ पर X क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसी को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसकी वजह से मनुष्य में 44 और 3 ये 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। और वही अगर यहाँ पर एक विलुप्त हो जाता है तो 45 बचते हैं, जिसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ अम्ल दिया गया है और उनको मिलान करना है। एस्टिक अम्ल कहाँ पे पाई जाती है? तो ये सिरका में पाई जाती है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पे पाई जाती है? तो ये संतरा में पाई जाती है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे पाई जाती है? तो दूध से बनी हुई जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल होता है। और फार्मिक अम्ल कहाँ पे होता है? चींटी के डंक में होता है। तो इसको मिला देंगे। एस्टिक अम्ल मीन्स ए का हो जाएगा हमारा तीसरा, ए का तीसरा, और बी का हो जाएगा चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा, मीन्स यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र एक उभयचर मार्ग है। ये सही बात है। क्रेब्स चक्र जो है ये एक एम्फीबोलिक पथ होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अपचयी मार्ग इसमें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं और उपचयी मार्ग भिन्न होकर के निकलते हैं। ये गलत बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं उसी की वजह से एसिड रेन होती है। ये दोनों जलवाष्प से क्रिया करके क्रमशः नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। और इसी की वजह से ताजमहल इस समय पीला पड़ने लगा है, क्योंकि ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो जब इस पर अम्ल की बरसात होती है तो वो पीले कलर का होता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्डो मिश्रण खोजा गया था किसके द्वारा? तो इसको खोजा था मिचेली के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट भविष्य में संभवतः यह टैक्सा विलुप्त होने वाली श्रेणी से जुड़ जाएगा। देखिए जो दुर्लभ हैं वो तो समझिए कि विलुप्त होने वाले हैं एकदम। विलुप्त का मतलब वो विलुप्त हो गए हैं। और जीवाश्म, हाँ यहाँ पर देखिए वल्नरेबल लिखा है, इसका मतलब है कि अभी तो इनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन अगर देख रेख नहीं किया गया तो भविष्य में ये विलुप्त होने की श्रेणी में चले जाएंगे। तो यही यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा कि वल्नरेबल, इसका मतलब है कि इनकी संख्या अभी तो ठीक ठाक है लेकिन देख रेख की आवश्यकता है इनकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह नई भिन्नताएं पैदा करता है। क्योंकि यह नई भिन्नताएं पैदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटा समूह में आते हैं। एमनियोटा समूह में आने का मतलब है कि भ्रूण के ऊपर एमनियॉन झिल्ली मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये तीनों एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आपको पता है यूरिया बनता कहाँ पे है? लीवर में। और निकलता कहाँ से है वो? तो किडनी से। किडनी में जब यूरिन बनता है तो उसी के थ्रू यूरिया की मात्रा बाहर निकलती है। तो जाहिर सी बात है कि जो यकृत से जाने वाली
यहाँ पर सिरा होगी उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया होगी, तो यहाँ पर यकृत सिरा। यकृत धमनी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि धमनी क्या करेगी, यकृत में ब्लड लेकर आती है। जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यूरिया किस में होगा, तो जो यकृत से ब्लड लेकर जाएगी उसी में सबसे ज़्यादा यूरिया होगा। तो ब्लड लेकर कौन जाएगी, सिरा लेकर जाएगी, धमनी तो लेकर जाएगी नहीं, क्योंकि धमनी ब्लड लेकर आती है। तो यहाँ पर हिपैटिक वीन, यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइरोसिन ग्रंथियाँ किस फैमिली में पाई जाती हैं, तो क्रूसीफेरी फैमिली में पाई जाती है। क्वेश्चन एलटी में भी पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक जैसा पाया जाता है। एक जैसा क्या पाया जाता है, तो जेनेटिक कोड जो होता है एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए UAA, UUU अभी आपने पढ़ा था, तो ये फेनिल एलानिन को कोडित करता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये फेनिल एलानिन को ही कोडित करेगा, वहाँ पर किसी दूसरे को नहीं कोडित करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आनुवांशिक कूट बिल्कुल सेम होते हैं, वो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका में हो या फिर यूकैरियोटिक कोशिका में हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए मिलान करना है, मोनोजीनिया, सिस्टोडा, डाइजीनिया और निमेटिया। तो आपने पढ़ा है सिस्टोडा, तो सिस्टोडा में किसको रखा जाता है, सिस्टोडा में रोस्टेलम पाया जाता है। आपने वो पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, टीनिया सोलियम, तो उसमें रोस्टेलम मौजूद होता है। तो सिस्टोडा में रोस्टेलम मौजूद होता है, मीन्स यहाँ बी का चौथा, तो बी का चौथा एक ही विकल्प में है, डी वाले में। तो यहाँ से हमारा ये सही हो जाएगा, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम का घटक है, तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम का घटक कौन सा है, तो ये मॉलिब्डेनम होता है। लैसो कोशिकाएँ किस में पाई जाती हैं, तो ये टीनोफोरा में पाई जाती हैं लैसो कोशिकाएँ। इसके बाद नेक्स्ट है, रेनल पोर्टल सिस्टम किस में अनुपस्थित होता है, तो जो रीनल पोर्टल सिस्टम है ये मैमल्स में अनुपस्थित होता है। पक्षियों में ये हरासित होता है, मैमल्स में ये पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। आंशिक तना परजीवी कौन है, यहाँ पर देखिए जो कस्कुटा दिया गया है जिसे अमरबेल कहते हैं, और जो लोरेंथस है, ये दोनों ही यहाँ पर स्टेम पैरासाइट हैं। जबकि यहाँ पर जो रफ्लीसिया दिया गया है ये रूट पैरासाइट होती है। तो कस्कुटा और लोरेंथस यहाँ पर तना परजीवी तो दोनों हैं, लेकिन पूछा आंशिक कौन सा है, तो ये लोरेंथस होता है। मीन्स लोरेंथस केवल रहता है, बाकी खाना पीना अपना खुद बनाता है, क्योंकि इसके पास अपनी क्लोरोफिल होती है। जबकि जो कस्कुटा या अमरबेल होता है इसके पास अपना क्लोरोफिल भी नहीं होता है, तो ये स्टेम पर रहता भी है और उसी से अपना भोजन भी लेता है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा कस्कुटा हो जाएगा ये टोटल पैरासाइट हो जाएगा, और जो लोरेंथस हो जाएगा ये पार्शियल पैरासाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसर विधि से बीज का प्रकीर्णन होता है, तो सेंसर विधि से पैपावर में जिसे हम लोग अफीम प्राप्त करते हैं उसमें सेंसर विधि से बीजों का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बिनिज्म में से किसी एक कारण से होता है, जो रंगहीनता होती है। एल्बिनिज का मतलब होता है कि व्यक्ति का कोई कलर ही नहीं होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर और मेलानिन की कमी, दोनों वजहों से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के भ्रूण परिवर्तन में ब्लास्टोपोर कब प्रकट होता है, तो एक गैस्ट्रुलेशन की अवस्था में, जब गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला स्टेज में, उस समय मेढक के भ्रूण परिवर्तन में ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, EcoR1 क्या है, तो ये एक प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है जो कि DNA को काटने का काम करती है, मीन्स DNA की कैंची का काम करती है। तो ये यहाँ पर एक प्रकार की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान कौन सा होता है, तो बड़ी आंत है, यहाँ पर पानी, दवाओं और कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। फर्द के बीजाणुधानी कहाँ से फटती है, तो वो स्टोमियम पर फटती है, मीन्स स्टोमियम सेल से। जब आप फर्न की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें एक आर्गन्स बनता है स्टोमियम, वहीं से फर्न की बीजाणुधानी फटती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका का सबसे स्थिर आरएनए कौन सा होता है? तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। तो यहाँ पर जो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, वो सबसे स्थिर प्रकार का होता है। बिना कवक जाल का कौन सा कवक होता है? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सैक्रोमाइसीज, जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, इसमें कोई कवक जाल नहीं पाया जाता है। मनुष्य में पूर्वजता मीन्स एटविज्म का मतलब है, मनुष्य में पूर्वजता का मतलब है कि पैतृक गुणों का प्रकटन, मीन्स उसके पैतृक गुणों का जब प्रकट उनके बच्चों में हो जाए तो उसी को हम एटविज्म कहते हैं। इसके बाद पक्षियों में मूत्राशय क्या होता है? तो अनुपस्थित होता है। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। आपने देखे होंगे कि जो पक्षियों के टॉयलेट्स होते हैं वो काफ़ी गीले होते हैं, पेस्ट की तरह होते हैं, मीन्स वहाँ पर जल की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो पक्षियों में जो जल का उत्सर्जन है वो भी यहाँ पर मीन्स जो पक्षियों में आप कह लीजिए कि जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो एक ही जगह से निकलता है। तो यहाँ पर जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है, इसकी वजह से पक्षियों का भार हल्का करने में मदद मिलती है और पक्षियाँ उड़ान भर पाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के लालटेन मीन्स यहाँ पर एरिस्टोटल लैंटर्न किसमें प्रेजेंट होता है? तो इकानोडिया जो होते हैं इसमें अरस्तु के लालटेन मौजूद होते हैं और इनका काम होता है शिकार को कैप्चर करना, मीन्स कैप्चर करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जीआईसी की जो प्रवक्ता पद के लिए पेपर हुआ था 2020 में, उसमें 120 क्वेश्चन आए थे, 40 जीएस के थे और 80 यहाँ पर बायोलॉजी के थे। तो बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन इस तरीके से आए थे। काफ़ी आसान सा पेपर लग रहा है, कुछ क्वेश्चन को अगर 2-4 छोड़ दिया जाए तो काफ़ी पेपर आसान था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।